हेलो एवरीवन, जैसे कि आपको पता होगा कि एनडीए एंट्रेंस एग्जाम में आपके पास दो क्वेश्चन पेपर्स आते हैं। एक क्वेश्चन पेपर आता है मैथमेटिक्स से रिलेटेड और दूसरा आता है जनरल एबिलिटी टेस्ट। तो जनरल एबिलिटी टेस्ट में आपकी जनरल एबिलिटी टेस्ट की जाती है, जहां पे आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, ज्योग्राफी वगैरह जो कि जनरल अवेयरनेस से रिलेटेड क्वेश्चन भी होते हैं वो भी पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे हम आज डिस्कस करने वाले हैं कुछ पुराने क्वेश्चन जो कि एनडीए के हैं और वो फिजिक्स से रिलेटेड है। तो फिजिक्स के बहुत इजी क्वेश्चंस एनडीए में पूछे जाते हैं और आप इजीली, अगर आपका फिजिक्स के बेसिक कॉन्सेप्ट अच्छे हैं तो आप इजीली इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। इसके साथ साथ हम ये भी डिस्कस करेंगे कि हर क्वेश्चन में क्या कॉन्सेप्ट आप यूज करते हो। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए बहुत ही अच्छा ये क्वेश्चन है। टू आइडेंटिकल स्प्रिंग बैलेंस S1 S2 आर कनेक्टेड वन आफ्टर अनदर। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है एक S1 हो गई स्प्रिंग और ये S2 हो गई स्प्रिंग। तो दो स्प्रिंग बैलेंस आपको दिए गए। अब आपको क्या पूछा गया है कि मास ऑफ 10 kg, यहाँ पे आप नीचे देख सकते हो 10 kg का मास इस पे हैंग किया गया है फ्रॉम S2 से हैंग किया गया है। इफ रीडिंग ऑन S1 एंड S2 आर W1 एंड W2। तो S1 पे जो वेट बता रहा है, लोड बता रहा है, वो कितना बता रहा है, जो रीडिंग आ रही है वो W1 आ रही है S1 पे और S2 पे आ रही है W2। तो आपको क्या बताना है, देन W1 इक्वल टू 5 kg, W2 इक्वल टू 10 kg, इनमें से कौन सा सही होगा। तो देखिए बहुत सिंपल सा है। ये आपके पास सीरीज वाला कनेक्शन आ गया कि अगर दोनों स्प्रिंग को आपने ये S1 और S2 को सीरीज में लगाया है और उस पर कोई वेट कनेक्ट किया है, तो यहाँ पे जो लोड होता है यानी कि जो F होता है, F इज इक्वल टू, वो मान लेते हैं इसमें S1, जो F इक्वल टू क्या हो जाएगा W1, दैट विल बी इक्वल टू W2। सब क्या हो जाते हैं, बराबर हो जाते हैं। यानी कि जो लोड होगा W1 इक्वल टू 10 kg एंड W2 इज ऑल्सो इक्वल टू 10 kg। ये आपका ऑप्शन हो जाएगा क्योंकि दोनों पे लोड सेम आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, और अगर यही पैरेलल में होता, दोनों की जो स्प्रिंग कांस्टेंट दोनों के लिए सेम होता, तो पैरेलल में दोनों बराबर बराबर डिवाइड हो जाते। तो ये तो आपने स्प्रिंग के बारे में पढ़ा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, a stone is thrown horizontally from the top of a 20 meter high building with a speed of 12 meter per second. If it hits the ground at a distance of r from the building, taking g equal to 10 meter per second square, neglecting the air resistance, will give r equal to 12 meter. r ये पूछा जा रहा है कि ये r क्या है, इसकी हॉरिजॉन्टल रेंज है। तो मान लेते हैं ये एक बिल्डिंग है, करेक्ट, ये एक बिल्डिंग है। यहाँ पे आपको बिल्डिंग दी गई है और आपने जो स्टोन फेंका है वो बिल्कुल हॉरिजॉन्टली फेंका है, इस तरीके से इस डायरेक्शन में फेंका है। क्या है उसकी स्पीड, 12 मीटर पर सेकंड। तो आपको पता है ग्रेविटी की वजह से वो ऐसा जाएगा नहीं, प्रोजेक्टाइल मोशन बनेगा, तो स्टोन कुछ इस तरीके से गिरेगा। अब आपको बोला जा रहा है कि ये जो r है, r इसकी हॉरिजॉन्टल रेंज है, ये r पता करना है आपको कि ये डिस्टेंस कितना होगा। तो उसके लिए ये हॉरिजॉन्टल रेंज, क्योंकि आपने किस स्पीड से फेंका है, आपने फेंका 12 मीटर पर सेकंड के स्पीड से। तो हॉरिजॉन्टल रेंज पता करने के लिए पहले मुझे ये पता करना पड़ेगा कि टाइम कितना लगेगा। तो देखिए यहाँ पर वेलोसिटी के दो कंपोनेंट्स का ध्यान रखना है। एक इधर वो 12 मीटर पर सेकंड की स्पीड से जा रहा है और नीचे की तरफ वो जा रहा है 0 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, जो इनिशियल वेलोसिटी है इसकी। तो टाइम, क्योंकि अब देखिए वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल मोशन दोनों को हम अलग कर देंगे यहाँ पे। तो जो हॉरिजॉन्टल मोशन होगा, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी होगी, वो तो हमेशा कांस्टेंट रहेगी, यानी कि 12 मीटर पर सेकंड। लेकिन वर्टिकल में कौन सा फॉर्मूला लगेगा, दैट इज, हमको क्या पता करना है, टाइम पता करना है। तो हम यूज कर सकते हैं दैट इज s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। s की जगह पे यहाँ पे क्या है h, h इक्वल टू क्या हो जाएगा ut प्लस हाफ at स्क्वायर, और ये u क्या है, 0 है, और h कितना है हमारे पास, h है 20 मीटर। तो 20 इज इक्वल टू u हो जाएगा 0 इंटू t प्लस हाफ a यानी कि g, यहाँ पे a की जगह क्या हो जाएगा, g हो जाएगा। तो g की वैल्यू क्या दी हुई है, 10 इंटू टी स्क्वायर। तो इसको सॉल्व कीजिए फटाफट। तो यहाँ पर देखिए 20 इंटू 240 अपॉन 10, ये हो जाएगा 4 इज इक्वल टू टी स्क्वायर, यानी कि t इज इक्वल टू कितना आ गया, 2 सेकंड। यानी कि यहाँ से यहाँ तक गिरने में उसको 2 सेकंड लग रहे हैं, और ये हॉरिजॉन्टल स्पीड जो है इस डायरेक्शन में उसकी कितनी है, 12 मीटर पर सेकंड। तो जो डिस्प्लेसमेंट होगा r इक्वल टू क्या हो जाएगा, दैट इज स्पीड इंटू टाइम। स्पीड कितनी है, दैट इज 12 मीटर पर सेकंड, इंटू टाइम कितना लग रहा है, 2 सेकंड, यानी कि 24 मीटर इसकी क्या हो जाएगी, रेंज हो जाएगी। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, स्फीयर ऑफ वॉल्यूम v इज मेड ऑफ अ मटेरियल विद लोअर डेंसिटी देन वाटर। तो एक मटेरियल है जिसकी डेंसिटी वाटर से कम है। ऑन द अदर हैंड ऑन अ स्पेस एक्सेलरेटिंग विद एक्सेलरेशन a इज लेस देन g। अब आपने क्या किया, एक स्पेसशिप में उसको एक्सेलरेट करवा दिया। यहाँ पे दिया है g इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इन आउटर स्पेस। आउटर स्पेस में आपने इसको एक्सेलरेट करवाया है। इट सबमर्ज्ड वॉल्यूम इन वाटर इज F2v। कितना सबमर्ज हुआ वाटर में, F2v। तो यानी कि यहाँ पे कोई स्फीयर है
और कुछ पार्ट उसका वाटर में सबमर्ज हुआ है, करेक्ट, कुछ इस तरीके से होगा। तो ये F2V है। तो यहाँ पर एक चीज ध्यान रखिए कि जो F2 होगा, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, F2V स्पेसशिप में है और नॉर्मल कंडीशन में अर्थ में कितना F1, तो F1 जो होगा कितना पार्ट उसका सबमर्ज होगा, ये चीज हमेशा ध्यान रखिए, वो कितना पार्ट सबमर्ज होगा, दैट इज डेंसिटी ऑफ स्फीयर यानी कि रो एस यानी कि डेंसिटी ऑफ स्फीयर अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर, इसके बराबर होगा। नाउ अब जब डेंसिटी ऑफ स्फीयर और डेंसिटी ऑफ वाटर कहीं पर भी चेंज नहीं होने वाली है तो ये सबमर्ज हमेशा सेम रहेगा। लेकिन जब आप इसी को एक स्पेसशिप में डाल देते हो और इस स्पेसशिप को मूव करवाते हो किस स्पीड से, ए एक्सेलरेशन से, एक्सेलरेशन कितना लग रहा है ए, तो जो ये स्फीयर होगा इस पे एक्स्ट्रा फोर्स लगेगा दैट इज इक्वल टू इट्स m इंटू ए, उसकी वजह से ये क्या होगा, डाउनवर्ड्स ज्यादा सबमर्ज होगा और इस वजह से इसका जो फ्रैक्शन होगा F2V, क्योंकि पहले कितना था F1V पार्ट जो था इसका, F1V क्या हुआ इसका सबमर्ज हुआ है। अब F2V जो होगा ये ज्यादा सबमर्ज होगा, यानी कि क्योंकि डाउनवर्ड्स फोर्स ma इस पे एक्स्ट्रा लगेगा, इसकी वजह से ये जो थोड़ा ज्यादा सबमर्ज होगा। तो इसीलिए एक चीज ध्यान रखना, F2V इज ग्रेटर देन F1V और VV को आप हटा दो तो F2 इज ग्रेटर देन F1, तो इसमें कौन सा ऑप्शन होगा, सी ऑप्शन होगा। तो ये बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, ये चीज हमेशा ध्यान रखें कि कितना पोर्शन उसका जो वाटर में सबमर्ज होगा उस पे जी की वैल्यू का कोई असर नहीं पड़ता और डेंसिटी पे डिपेंडेंट है, लेकिन जब ये मूव करता है तो ma अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा, उसकी वजह से ये ज्यादा सबमर्ज हो जाएगा। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, टू आइडेंटिकल कंटेनर्स x एंड y कनेक्टेड एट द बॉटम। तो यहाँ पे दो आइडेंटिकल कंटेनर दिए हुए हैं, आप क्वेश्चन इजीली पढ़ सकते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे आप देख सकते हो वॉल दी गई है, यहाँ पे लिखा गया है। तो शुरू में जो है ये हाइट h तक ये लिक्विड फिल किया गया x में, और जब आप इस वॉल को हटा दोगे तो वॉल को हटा दोगे तो क्या होगा, ये लिक्विड इधर आ जाएगा, तो यहाँ से जो है ये ड्रॉप हो जाएगा, हाइट कितनी हो जाएगी h/2 हो जाएगी और यहाँ भी भर जाएगा, ये कितना h/2, करेक्ट। अब आपको पूछा गया इफ इनिशियली द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ लिक्विड इज P1 देन फाइनल पोटेंशियल एनर्जी P2 कितनी होगी। तो देखिए एक सिंपल सा है, क्योंकि दोनों आइडेंटिकल हैं, हम एक काम करते हैं, क्योंकि यहाँ पे देखिए लिक्विड नीचे से भरा है, तो यहाँ पे एक चीज ध्यान रखना, P1 इक्वल टू हम ये नहीं लिख सकते हैं कि रो इंटू जी इंटू एच, ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। क्यों, क्योंकि हमने h हाइट पे कोई ऑब्जेक्ट नहीं रखा हुआ है। जब भी हम एक पूरा कॉलम लेंगे, क्योंकि कॉलम पूरा का पूरा आइडेंटिकल है, तो हम एक काम कर सकते हैं, इसका सेंटर ऑफ मास मान सकते हैं कितनी हाइट पे, h/2 पे। तो इसका सेंटर ऑफ मास कितने में मान सकते हैं, h/2 पे मान सकते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, h/2 हाइट पे मान सकते हैं। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, P1 हो जाएगा रो जी इंटू h/2। लेकिन P2 जो होगा, P2 में क्या हो गई, हाइट इतनी हो गई, क्योंकि आधा यहाँ जो वाटर होगा वो y में आ जाएगा, आधा लिक्विड y में आ जाएगा। तो यहाँ पे P2 जो होगा, अब इसकी जो हाइट होगी, इसका जो सेंटर ऑफ मास होगा ये यहाँ पे आ जाएगा, यानी कि इसका हाफ, यानी कि h/4 पे आ जाएगा। तो P2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, रो जी इंटू h/4। तो यहाँ पे आप देख सकते हो P1/P2 क्या आ रहा है, रो जी h/2 अपॉन रो जी h/4। तो यहाँ पे रो जी एच कैंसिल हो रहा है, तो आप कह सकते हो P1/P2 इक्वल टू क्या आ रहा है यहाँ पे, P1/P2 इक्वल टू 4/2 यानी कि 2, P1 इक्वल टू मिल रहा है हमको यहाँ पे 2P2। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, P1 इक्वल टू 2P2। तो ये आपका आंसर आ जाएगा। तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, अ पार्टिकल इज मूविंग इन अ सर्कल ऑफ रेडियस विद कांस्टेंट स्पीड v, क्या किस स्पीड से मूव कर रहा है, कांस्टेंट स्पीड से v से, इफ इट्स एवरेज एक्सेलरेशन ओवर द टाइम व्हेन इट मूव्स विद 1/2 ऑफ द सर्कल। तो एक सर्कल में घूम रहा है कांस्टेंट स्पीड ऑफ v से, तो ये हो जाएगा इस पॉइंट से इस पॉइंट तक इसने मूव किया। अब क्या पूछा जा रहा है कि इट्स एवरेज एक्सेलरेशन, तो एवरेज एक्सेलरेशन क्या होता है, वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो जो इसका डिस्प्लेसमेंट हुआ है, इसने जो डिस्टेंस ट्रेवल किया यहाँ से लेके यहाँ तक, वो कितना किया, पाई। तो जो टाइम लगेगा, टाइम इक्वल टू क्या हो जाएगा, डिस्टेंस ट्रेवल्ड यानी कि पाई आर। डिस्टेंस कितना हो जाएगा, क्योंकि सेमी सर्कल है, पूरा सर्कमफेरेंस 2πr होता है, तो सेमी सर्कल का सर्कमफेरेंस क्या हो जाएगा, पाई आर अपॉन जो स्पीड है इसकी, किस स्पीड से मूव कर रहा है, v। तो टाइम कितना लग रहा है इसमें, पाई आर डिवाइडेड बाय v। तो ये तो आपको टाइम लग रहा है। अब क्या पूछा जा रहा है यहाँ पे, अब पूछा जा रहा है इट्स एवरेज एक्सेलरेशन ओवर द टाइम व्हेन इट मूव्स विद 1/2 ऑफ द सर्कल। तो यहाँ पे इसको ध्यान से समझिए, इस डायरेक्शन में ये वेलोसिटी v से मूव कर रहा है, और फिर जब यहाँ पे पहुंचता है तो यहाँ पे इस डायरेक्शन में वेलोसिटी v से मूव करेगा। तो एवरेज एक्सेलरेशन जो होगा, एवरेज एक्सेलरेशन इक्वल टू क्या होगा, चेंज इन वेलोसिटी। तो देखिए चेंज इन वेलोसिटी क्या हो जाएगा, फाइनल वेलोसिटी v है माइनस
माइनस वी, क्योंकि डायरेक्शन अपोजिट है तो एक को मुझे नेगेटिव लेना पड़ेगा, तो चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन, तो टाइम टेकन कितना है पाई आर डिवाइडेड बाय वी, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2v माइनस वी दैट इज 2v, और यहाँ पे एक v है ये भी ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा 2v स्क्वायर अपॉन पाई आर, आर कैपिटल में है यहाँ पे, तो अपॉन क्या हो जाएगा ये पाई आर, तो 2v स्क्वायर अपॉन पाई आर, ऑप्शन सी क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा, काफी इजी ये क्वेश्चन भी था आपके पास। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, टू फोर्सेस ऑफ 5 न्यूटन ईच आर एक्टिंग ऑन अ पॉइंट मास, if the angle between the force is 60 degree then the net force acting on the point mass has the magnitude close to, तो एक टू फोर्सेस लग रहे हैं 5 न्यूटन, तो 5 न्यूटन इधर लग रहा है और 5 न्यूटन इधर लग रहा है, करेक्ट, 5 न्यूटन इधर लग रहा है और इन दोनों के बीच का एंगल क्या है 60 डिग्री। तो रिजल्टेंट फोर्स आपको पता है, रिजल्टेंट फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है स्क्वायर रूट ऑफ F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2F1 F2 cos थीटा, तो यहाँ पे थीटा सब कुछ दिया हुआ है आपको, यहाँ पे थीटा क्या हो जाएगा 60 डिग्री, तो cos 60 डिग्री हो जाएगा यहाँ पे, तो दैट विल बी इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ F1, F1 कितना है आपके पास, F1 दिया गया 5 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर यानी कि 2 इंटू 5 इंटू 5, तो ये कितना हो जाएगा इंटू cos 60, cos 60 की वैल्यू क्या होती है, cos 60 की वैल्यू होती है 1/2, तो यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हो दैट इज 5 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, ये हो गया 25 प्लस 25, तो यहाँ पे आप देख सकते हो दैट इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ, यहाँ पे हो जाएगा रूट 75, इसको आप कैलकुलेट कर सकते हो, तो दैट इज 25 रूट 3, जो कि लगभग किसके बराबर आता है 8.67 के आसपास आता है, तो 8.6 न्यूटन ये आपको दिया गया अप्रोक्सीमेटली 8.6 न्यूटन, नॉट 25 रूट 3 बल्कि 5 रूट 3, तो ये हो जाएगा 8.6 न्यूटन। सिंपल सी कैलकुलेशन थी, आपको रिजल्टेंट फोर्स वाला फॉर्मूला यूज करना था कि अगर दो फोर्सेस के बीच में ये एंगल है तो रिजल्टेंट फोर्स का फॉर्मूला ये हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, A rectangle ABCD is kept in front of a concave mirror of focal length f, तो ये रेक्टेंगल दिया हुआ है ABCD, करेक्ट, it forms an image a dash b dash c dash d dash in front of mirror, what is the ratio of b dash c dash to a dash d dash, तो b dash c dash कहाँ पे बनेगा, b dash c dash किसकी होगी इमेज BC की, करेक्ट। तो सबसे पहले आपको देखिए AD दिया हुआ है दैट इज 2f दिया हुआ है यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस, f दिया हुआ है यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस और BC का डिस्टेंस दिया हुआ है 3f, तो यानी कि डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट दिया हुआ है, तो आपको यहाँ पे मिरर फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। मिरर फॉर्मूला क्या कहता है कि 1/f इज इक्वल टू 1/u प्लस 1/v, ये आपके पास फॉर्मूला है। तो 1/f हमेशा ध्यान रखना फोकल लेंथ नेगेटिव लेनी है, तो 1/-f इज इक्वल टू 1/u, u भी हमेशा नेगेटिव लिया जाता है, तो u कितना हो जाएगा इसके लिए फॉर AD के लिए करना है, AD के साइज AD के इमेज के लिए, तो 1/u कितना हो जाएगा उसके लिए 2f, वो कितना दिया हुआ है 1/-2f प्लस 1/v, तो यहां से आप देख सकते हो 1/v इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 1/2f माइनस 1/f, ये हो जाएगा -1/f, तो यहाँ पे आप देख सकते हो तो 1/v इज इक्वल टू आ रहा है 1/-2f, तो यानी कि v इज इक्वल टू भी क्या आ रहा है -2f फॉर AD, तो यानी कि AD की इमेज तो बिल्कुल यहीं पे बनेगी, AD की इमेज बिल्कुल यहीं पे बनेगी। अब BC की बात करते हैं, तो फॉर BC के लिए भी सेम फॉर्मूला यूज करेंगे, इस समय हम क्या करेंगे सेम 1/f इज इक्वल टू 1/u प्लस 1/v, तो फॉर BC के लिए हम क्या करेंगे 1/f, f की वैल्यू देखिए f तो सेम रहेगा 1/f ही रहेगा इज इक्वल टू 1/u, u देखिए कितना है दैट इज 1/3f प्लस वो नेगेटिव में रहेगा सब ध्यान रखना प्लस 1/v, और अब यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सबको दूसरी तरफ लेके जाइए 1/3f माइनस 1/f, और यू कैन से दैट इज इक्वल टू 1/v इज इक्वल टू, यहाँ पे लिख रहा हूं मैं 1/v इज इक्वल टू कितना आ रहा है ये 1/v इक्वल टू आ रहा है यहाँ पे लिख लेते हैं 1/v इक्वल टू हमारे पास आता है 3f, एलसीएम ले लीजिए आप, तो ये आ रहा है -2/3f, करेक्ट, तो v इज इक्वल टू क्या आ रहा है -3/2f। अब देखिए यहाँ पर एक चीज ध्यान रखनी है कि जो इमेजेस का जो रेशियो होगा, किसका जो इमेजेस का रेशियो होगा वो किसके बराबर होता है, ये चीज ध्यान रखिए कि जो इमेज, क्योंकि AD और BC दोनों बराबर हैं, तो जो इमेज होगी यानी कि साइज ऑफ ऑब्जेक्ट यानी कि हाइट ऑफ
इमेज या हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट बाय हाइट ऑफ इमेज, वो किसके बराबर होता है, दैट इज इक्वल टू v अपॉन u के बराबर होता है, माइनस v अपॉन u के बराबर होता है। तो ये आपने पढ़ा होगा, करेक्ट। यहाँ पे साइज ऑफ ऑब्जेक्ट और इमेज देखिए, इस केस में देखिए v और u दोनों बराबर है, v और u माइनस इसलिए आता है क्योंकि डाउनवर्ड्स बनता है, नीचे की तरफ बनता है। तो यहाँ पे यानी कि माइनस 3/2f, यानी कि 1.5 गुने पे 3/2f कहाँ पर आएगा, यहाँ पे कहीं आएगा, 3/2f कहीं यहाँ पे आएगा, इस तरीके से, करेक्ट। तो इस तरीके से कहीं मिलेगा आपको, करेक्ट। तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा, तो दैट इज माइनस v/u। अब देखिए यहाँ पे जो v दिया हुआ है, यानी कि साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, तो ए बी का साइज देखेंगे, ए बी का साइज कैलकुलेट करेंगे यहाँ पे। तो थोड़ा सा मैं इसको ऊपर कर लेता हूँ, तब आपको समझ में आ जाएगा। बी सी, ध्यान रखना, बी सी, बी डैश सी डैश और ए डैश, तो ये कुछ इस तरीके से बनेगा, ध्यान रखिए। ये ए डैश बी डैश यहाँ पे बनेगा, और यहाँ पे बनेगा आपका कुछ इस तरीके से, यहाँ पे बनेगा आपका ए डैश, सॉरी ए डैश डी, डी डैश डी डी नहीं, डी डैश ए डैश, ये डी डैश हो जाएगा, ये ए डैश हो जाएगा, और यहाँ पे इधर बी डैश और इधर सी डैश हो जाएगा। नाउ अब देखिए हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, कि जो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है, इस केस में ए डी और क्या हो जाएगा, ए डी अपॉन हाइट ऑफ इमेज, यानी कि ए डैश डी डैश इक्वल टू क्या हो जाएगा, दैट इज v/u, यानी कि माइनस v कितना था, v कितना था उस केस में, ध्यान रखिए -2f, तो -2f अपॉन -2f, यानी कि a डैश डी डैश किसके बराबर आ रहा है, ad के बराबर आ रहा है, करेक्ट। उसी तरीके से फॉर्मूला यहाँ पे भी रखेंगे किसके केस में, इसमें bc डिवाइडेड बाय कौन सा हो जाएगा, b डैश सी डैश इक्वल टू क्या हो जाएगा, दैट इज डिस्टेंस कितना है bc का, दैट इज -3f अपॉन, यहाँ पे ध्यान से देखे डिस्टेंस कितना है ऑब्जेक्ट का, -3f अपॉन v इक्वल टू आया यहाँ पे -3/2f, करेक्ट, -3/2f। तो जैसे कि मैंने अभी आपको बताया यहाँ पे -3/2f, ये v आया, तो -3/2f आया है। तो यहाँ से आपको मिलेगा bc इज इक्वल टू, आप देख सकते हो 3f -3f कैंसिल हो जाएगा। तो वैसे इसको साइन निगेटिव होता है दोनों केसेस में, मैंने लेकिन निगेटिव साइन नहीं लिया है। तो bc की जो वैल्यू हो जाएगी दैट इज इक्वल टू 2b डैश सी डैश। तो यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हो कि जो ad और bc है वो बराबर हैं। तो आपको क्या पूछा गया है, द रेशियो ऑफ b डैश सी डैश। तो ad और bc बराबर है, तो आप कह सकते हो 2 bc किसके बराबर है, 2b डैश सी डैश इज इक्वल टू a डैश d डैश। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, जो रेशियो है b डैश सी डैश बाय a डैश d डैश विल बी इक्वल टू 1/2। तो ये रेशियो क्या हो जाएगा, 1/2, यानी कि जो इमेज बनेगी वो मैंने थोड़ा टेढ़ी बना दी, वो ऊपर के लिए बनेगी, छोटी इमेज बनेगी, न कि बड़ी। आपने देखा भी होगा कि आगे की तरफ आप जाते हो तो इमेज थोड़ा छोटी बनती है। द आंसर विल बी, द रेशियो विल बी 1/2, ऑप्शन सी। सो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम पहुंचते हैं। शोन इन द फिगर आर 2 प्लेन मिरर XY एंड YZ। ये आपको क्लियरली दिख रहा है, 2 प्लेन मिरर हैं XY एंड YZ जॉइंड एट देयर एंड्स। तो वहां पे उनको ज्वाइन किया गया है, करेक्ट। ऑल्सो शोन रेज फॉलिंग ऑन वन ऑफ द मिरर्स एंड रिफ्लेक्टेड बैक पैरेलल टू दिस ओरिजिनल पाथ। तो इसके ओरिजिनल पाथ पे वो पैरेलल वो मूव करने लगती है। तो इसका मतलब क्या हुआ, अब ये कह रहा है कि अगर द 2 मिरर्स आर नाउ रोटेटेड एट एन एंगल, ई नहीं है यहाँ पे, थीटा है, ये रोटेटेड एन एंगल थीटा। तो अब जो मिरर है यहाँ पे हमने x डैश y डैश y z डैश इस पोजीशन में कर दिया, यानी कि जो y z था वो z डैश हो गया, और जो x y था वो x डैश y हो गया। नाउ अब हमने क्या किया, अब सेम लाइट पास करेगी, तो ये पूछा जा रहा है कि एज अ रिजल्ट द न्यू रिफ्लेक्टेड रे इज एट एन एंगल फ्रॉम द ओरिजिनल रिफ्लेक्टेड रे, देन अल्फा, मान लेते हैं जो अल्फा एट एन एंगल रिफ्लेक्टेड रे इज एट एन एंगल, ए नहीं है ये, अल्फा है, अल्फा फ्रॉम द ओरिजिनल रिफ्लेक्टेड रे। तो ओरिजिनल रिफ्लेक्टेड रे से मान लेते हैं एंगल अल्फा बनाती है। तो कुछ नहीं, हमको क्या करना है यहाँ पे, इस तरीके से आपको क्या करना है, सेम लॉ फॉलो करना है। तो सेम लॉ अगर आप फॉलो करोगे, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो करना है, तो अगर आप लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन यहाँ पे फॉलो करोगे, तो चलिए ट्राई करते हैं। तो मान लेते हैं क्योंकि ये एंगल थीटा है, करेक्ट, तो ये वाला एंगल, कौन सा एंगल, इसके और इसके बीच का एंगल, ये भी क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। तो अगर ये थीटा एंगल है, करेक्ट, तो ये पुरानी रिफ्लेक्टेड रे और यहाँ पे ये जो इंसिडेंस रे है
एंगल ऑफ इंसिडेंस ये कितना हो जाएगा, आई हो जाएगा, करेक्ट। तो ये अगर आई होगा तो ये भी आई हो जाएगा, करेक्ट। यहाँ पे ध्यान से देखें, इन दोनों के बीच का 90 डिग्री का एंगल है इन दोनों के बीच में, तो ये 90 डिग्री का एंगल है। और अगर ये आई हो जाएगा तो आपको पता है ये वाला जो एंगल होगा 90 माइनस आई हो जाएगा, ये 90 है तो ये भी आई हो जाएगा, और ये वाला जो एंगल होगा वो 90 माइनस आई हो जाएगा, करेक्ट। अब हमको सेम यही चीज देखनी है यहाँ पे भी, करेक्ट। तो यहाँ पे देखिए ये जो एंगल है ये थीटा है, तो ये थोड़ा सा एंगल चेंज हो जाएगा यहाँ पे। ये जो एंगल यहाँ पे बनेगा वो कितना बनेगा इस समय, ये बनेगा थोड़ा सा एंगल क्या हो जाएगा इस समय, एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, आई माइनस थीटा। फिर ये भी कितना होगा, आई माइनस थीटा, आई माइनस थीटा। और आपको पता है कि अगर ये एंगल आई माइनस थीटा होगा तो कितना हो जाएगा, 90 माइनस आई माइनस थीटा। कौन सा वाला एंगल, इस तरीके से लाइट रे आएगी, यहाँ पे जाएगी और इस तरीके से रिफ्लेक्ट होगी। तो ये वाला जो एंगल होगा दैट इज ये वाला, ध्यान से देखिए जो पहले एंगल बन रहा था ये एंगल, करेक्ट, ये एंगल, या आप इस एंगल को मान लीजिए, ये क्योंकि 90 माइनस आई था तो ये एंगल कितना हो जाएगा, आई। और ये वाला जो एंगल है ये कितना है, क्योंकि 90 माइनस आई माइनस थीटा, ये क्या हो जाएगा, ये वाला एंगल बन जाएगा। कौन सा वाला एंगल, ये वाला। तो इसके साथ जो ये एंगल बनाएगा ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, दैट इज 90 सॉरी ये हो जाएगा आई माइनस थीटा। तो इसका मतलब कुल मिलाकर कोई भी फर्क नहीं पड़ा, जो अल्फा होगा अल्फा सेम डायरेक्शन में जाएगा क्योंकि थीटा एंगल ऑलरेडी पहले से ऊपर है, तो यानी कि अल्फा इक्वल टू 0 हो जाएगा। योर ऑप्शन विल बी ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास आता है, द रेलवे वैगन ओपन एट टॉप। तो एक रेलवे वैगन है जो कि ऊपर से खुला हुआ है, M1 इज मूविंग विद द स्पीड, ठीक है ना, V1 अलोंग द स्ट्रेट ट्रैक, ठीक है, एज द रिजल्ट ऑफ रेन, कुछ बारिश होती है और जो ये आफ्टर सम टाइम्स इट गेट पार्शियली फिल्ड विद वाटर, तो उसके बाद ये क्या होता है, फिल हो जाता है पानी से। तो ओपन है ऊपर से तो पानी भर जाता है इसमें। तो पहले इसका मास M1 था और अब इसका मास M2 हो गया, मास बढ़ गया। पहले वेलोसिटी V1 थी और अब वेलोसिटी क्या हो गई, V2 हो गई। टेकिंग द रेन बी फॉलिंग वर्टिकली, तो ये मान रहे हैं कि जो ट्रेन है इसके रेलवे वैगन जो है इसके ऊपर जो पानी भर रहा है, पानी भरने से क्या हुआ, उसका मास M2 हो गया। तो अब हम ये मान रहे हैं कि वर्टिकली रेन ड्रॉप गिर रही है इसके ऊपर। तो आपको ये बताना है कि क्या रिलेशन होगा टू स्पीड्स V1 और V2 में। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, V1 इक्वल टू V2, बिल्कुल नहीं, क्योंकि अगर मास बढ़ गया इसका तो स्पीड क्या हो जाएगी, थोड़ा स्लो हो जाएगी। कौन सा होगा इसमें, इसमें होगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी विल बी करेक्ट आंसर, दैट इज M1 V1 विल बी इक्वल टू M2 V2। अगर आप बोलोगे क्यों, दैट इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या कहता है कि मोमेंट हमेशा क्या रहता है, मोमेंटम हमेशा क्या रहता है, कंजर्व रहता है। तो बड़ा सिंपल सा ये क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू फॉर ए फ्लूट। फ्लूट के लिए इनमें से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू नहीं है। अराइवल टाइम ऑफ द वेव्स ऑन द ब्लोइंग जेट डिटरमाइंस द पिच ऑफ द प्रोड्यूस नोट। तो आपने देखा होगा कि अगर आप जोर से जो वेव ब्लो करते हो तो पिच बहुत ज्यादा आती है, हाई पिच हो जाती है, और स्लोली ब्लो करते हो तो पिच कम हो जाती है, तो करेक्ट है। दूसरा क्या है, मोमेंटम ऑफ द वेव्स ऑन द, यहाँ पे पूछा जा रहा है कि नॉट करेक्ट, ध्यान रखना, ट्रू कौन सी नहीं। मोमेंटम ऑफ द वेव ऑफ ब्लोइंग जेट डिटरमाइंस द लाउडनेस, ये भी बिल्कुल सही है कि मोमेंटम क्या होता है, जितना ज्यादा मोमेंटम होगा उतना लाउडनेस होगी। साउंड कम्स फ्रॉम द वाइब्रेटिंग कॉलम ऑफ एयर इनसाइड द फ्लूट, बिल्कुल सही है ये भी। साउंड कम्स फ्रॉम वाइब्रेटिंग कॉलम ऑफ एयर इनसाइड एज वेल एज आउटसाइड ऑफ द फ्लूट, तो ये गलत है। तो आपका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। ऑप्शन डी विल बी योर आंसर, क्योंकि आपको पूछा गया विच वन इज नॉट ट्रू, तो दिस वन इज नॉट ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको इसमें क्या पूछा जा रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हो, क्वेश्चन नंबर 11। अ पॉजिटिव चार्ज इज मूविंग टुवर्ड्स साउथ इन अ स्पेस वेयर मैग्नेटिक फील्ड इज पॉइंटिंग इन द नॉर्थ डायरेक्शन। तो ये चीज नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ, इधर नॉर्थ है, इधर साउथ है, इधर ईस्ट है, इधर वेस्ट है। क्या पूछा जा रहा है, द मूविंग चार्ज विल एक्सपीरियंस, और एक मूविंग चार्ज है वो किधर से किधर आ रहा है, टुवर्ड्स साउथ। वो किस तरफ आ रहा है, इज मूविंग टुवर्ड्स नॉर्थ टू साउथ, नॉर्थ से साउथ की तरफ एक चार्ज Q मान लेते हैं, Q चार्ज मूव कर रहा है, ठीक है। तो वो पूछा जा रहा है कि डिफ्लेक्टिंग फोर्स, तो मूविंग चार्ज पे जो फोर्स लगेगा, तो यहाँ पे आपने 10th क्लास में भी पढ़ा होगा कि मूविंग चार्ज पे एक फोर्स लगता है जब भी उसको मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं, तो वो डिपेंड करता है। तो वो जो फोर्स लगता है वो होता है, वैसे ये 12th क्लास में भी आपको मिल जाएगा, दैट इज QVB sin थीटा। Q क्या होता है, दैट इज चार्ज, जो चार्ज कितना है, V वेलोसिटी, और B हो गया मैग्नेटिक फील्ड।
साइन थीटा मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन और क्यू के बीच के एंगल की बात करता है। तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन किधर को होता है, बी का जो डायरेक्शन वो भी इधर को है, वी का डायरेक्शन भी इधर को है, यानी कि दोनों के बीच में एंगल क्या है, जीरो है। तो साइन जीरो यानी कि फोर्स कितना लग रहा है, जीरो। तो इट मीन्स देयर इज ऑप्शन डी, नो डिफ्लेक्टिंग फोर्स, कोई फोर्स लगेगा ही नहीं। तो आई होप कि आपको ये चीज क्लियर हो गई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, which one of the following statement is true about x-rays, which of the following statement about x-rays is not true। तो इनमें से कौन सा स्टेटमेंट है जो एक्सरेज के अबाउट ट्रू नहीं है। तो इसमें देखिए फर्स्ट क्या दिया, दे हैव अ वेवलेंथ अबाउट 1 एंगस्ट्रॉम, ये भी ठीक है, इसके हाईएस्ट रेंज होती है 1 एंगस्ट्रॉम के आसपास। नेक्स्ट क्या पूछा गया आपको, यहाँ पे दिया हुआ दीज कैन बी जनरेटेड बाय बॉम्बार्डिंग, बिल्कुल सही है। जब भी आप किसी मेटल को बॉम्बार्ड करते हो ना, तो उसके ऊपर क्या होता है, अगर बॉम्बार्डिंग करते हो किससे, हाई मूविंग इलेक्ट्रॉन से, बहुत हाई वेलोसिटी इलेक्ट्रॉन से, तो वहां पे एक्सरेज जनरेट होते हैं। एक्सरेज जनरेट करने का तरीका ही यही होता है। तीसरा दिया, ड्यू टू देयर वेवलेंथ बीइंग शॉर्टर दिस कैन बी यूज फॉर रेडार सिस्टम, ये तो बिल्कुल गलत हो गया। तो इसका मतलब यही ऑप्शन, दीज आर ऑल्सो यूज फॉर ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर, ये भी सही है। तो ऑप्शन सी विल बी योर आंसर। कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन सी। क्यों, रेडार में नहीं यूज कर सकते हो भाई आप, रेडार में क्योंकि एक्सरेज बहुत हार्मफुल होती हैं। तो रेडार में यूज करोगे तो जो रेडार यूज करेगा उसको भी प्रॉब्लम हो जाएगी, उसको भी कैंसर हो जाएगा। तो इसीलिए रेडार में हम नहीं यूज करते हैं इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है, एयर बैग्स work on the principle of a chemical reaction triggered in impact of producing gases produced that cause sudden volume change, which one of the following chemical conversion is responsible for this। ये केमिस्ट्री का क्वेश्चन आ गया। तो ये तो आपको खैर पता होगा शायद, जो एयर बैग्स होते हैं इनमें कौन सा सब्सटेंस होता है, ये होता है सोडियम अजाइड। और सोडियम अजाइड किस में कन्वर्ट होता है, नाइट्रोजन गैस में कन्वर्ट होता है। तो इसका ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं, सैंड फॉल्स वर्टिकली ऑन ए कन्वेयर बेल्ट। तो सैंड जो है एक कन्वेयर बेल्ट है, कन्वेयर बेल्ट समझते हो, जो गोल आपके घूमती रहती है और इसके ऊपर सैंड गिर रही है, करेक्ट। तो इन ऑर्डर टू कीप द बेल्ट मूविंग इन अ यूनिफॉर्म स्पीड, फोर्स एक यूनिफॉर्म स्पीड से मूव करवाते रहना है, कितना फोर्स लगा देंगे। तो अब आप बोलोगे फोर्स का जो फॉर्मूला होता है, फोर्स का फॉर्मूला तो मास इंटू एक्सेलरेशन होता है। अब ये कहाँ से आएगा, तो फोर्स आप अगर बेसिक्स पे चले जाओ, बिल्कुल सेकंड लॉ ऑफ मोशन पे, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन पे अगर आप चले जाओ, तो एक मिनट, तो आप सेकंड लॉ ऑफ मोशन में आपने एक चीज पढ़ी होगी कि F इज इक्वल टू होता है, दैट इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। तो आप कह सकते हो F इज इक्वल टू क्या होता है, दैट इज डेल्टा P अपॉन डेल्टा T, और यू कैन से डेल्टा P को क्या लिखेंगे, दैट इज M1 इंटू V1 या M2 इंटू V2 माइनस M1 V1 डिवाइडेड बाय डेल्टा T, यानी कि टाइम। तो यहाँ पे V1 और V2 दोनों कांस्टेंट हैं, लेकिन M1 और M2 कांस्टेंट नहीं है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, V मान लेते हैं V2 और V1 दोनों को, V1 इक्वल टू V2 इक्वल टू V मान लेते हैं। तो V इंटू क्या हो जाएगा, M2 माइनस M1 अपॉन डेल्टा T। तो ये कितना हो जाएगा, डेल्टा T यानी कि टाइम टेकन। तो V वेलोसिटी कितनी है, दैट इज 2 मीटर पर सेकेंड इंटू M2 माइनस M1, यानी कि मास कितना बढ़ाया जा रहा है हर बार इसमें, 0.1। तो चेंज इन मास कितना आ रहा है, डेल्टा M, दैट इज 0.1 डिवाइडेड बाय टाइम टेकन, अच्छा पर सेकंड। तो डेल्टा M2 माइनस M1 बाई डेल्टा T पूरा का पूरा पर सेकंड ऑलरेडी दिया हुआ है। तो M2 माइनस M1 बाई डेल्टा T वो ऑलरेडी दिया हुआ, डेल्टा M बाई डेल्टा T 0.1। तो कितना हो जाएगा आपका आंसर, 0.2 न्यूटन। देखिए सिंपल सा ये क्वेश्चन था। अगर आपको बेसिक पता होगा किसके बारे में, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन के बारे में, तो आप इजीली इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास आता है, द पावर रिक्वायर्ड टू लिफ्ट द मास ऑफ 8 kg अप वर्टिकल डिस्टेंस, करेक्ट। तो पावर इज इक्वल टू क्या होता है, पावर क्या होता है, वर्क डन अपॉन टाइम, करेक्ट। और वर्क का फॉर्मूला क्या होता है, वर्क इक्वल टू क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो यहाँ पे सब कुछ दिया हुआ है, पावर रिक्वायर्ड टू लिफ्ट अ मास ऑफ 8 kg। तो 8 kg के लिए फोर्स कितना लगेगा, दैट इज M इंटू जी, यानी कि F इज इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, F की वैल्यू क्या लिख सकते हैं, M इंटू जी। हम लिख सकते हैं M इंटू जी, फोर्स की जगह पे mg हो जाएगा, इंटू S डिवाइडेड बाई टाइम। M ऑलरेडी है आपके पास 8 kg, G आपको दिया हुआ है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, करेक्ट। डिस्प्लेसमेंट कितना मूव करवाना है, 4 मीटर अपॉन 2 सेकेंड। तो ये सीधे सीधे ये क्वेश्चन हो रहा है, करेक्ट। तो 2 से आप 4 को कैंसिल कर सकते हो। तो ये कितना आ रहा है आपके पास आंसर, ये आ रहा है आपके पास 160 वॉट। सिंपल सा क्वेश्चन था ये भी। तो 160 वॉट यानी कि आपका ऑप्शन बी हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है, 1 ब्लॉक ऑफ 2 kg मास इज प्लेस्ड ऑन अदर ब्लॉक ऑफ 3 kg मास, करेक्ट। तो एक ब्लॉक है 2 kg मास का, उसको किसके ऊपर रखा गया, इज प्लेस्ड ऑन द टॉप ऑफ 3 kg, ब्लॉक ऑफ 3 kg, कितना 3 kg के ब्लॉक के ऊपर रखा गया।
द कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन बिटवीन टू ब्लॉक्स इज 0.2. इन दोनों के बीच का जो कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन है दैट इज म्यू, दैट इज इक्वल टू 0.2. द बॉटम ब्लॉक इज पुल्ड हॉरिजॉन्टल force F such that both the block move together without slipping. Taking acceleration due to gravity 10 meter per second, find the maximum value of friction force is. तो maximum value of frictional force without slipping. तो ध्यान रखना जो वेट होगा इसका, करेक्ट, इसका जो वेट होगा वो मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स होगा, यानी कि ब्लॉक मूव टुगेदर विदाउट स्लिपिंग. तो यहाँ पे ध्यान रखना, यहाँ पे कुछ भी नहीं दिया हुआ है, बस फोर्स लगाया है. तो ये चीज ध्यान रखना कि फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स. तो जो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स होता है, ठीक है, ये चीज ध्यान रखना, दैट इज इक्वल टू म्यू इंटू जो वेट होता है, म्यू इंटू एफ. फोर्स कितना लग रहा है mg, तो म्यू इंटू एम इंटू जी, यानी कि म्यू कितना है 0.2, एम कितना है इसका, मास कितना दिया हुआ है इसका 2 kg, इंटू जी कितना है 10, तो ये कितना हो जाएगा 4 न्यूटन. तो ये बड़ा सिंपल ही क्वेश्चन था. आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा. आपका आंसर क्या आ जाएगा 4 न्यूटन, जो मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है आपको, a mass is attached to a spring that hangs vertically. A mass is attached to a spring that hangs vertically, correct. The extension produced in the spring is 6 centimeter on the अर्थ. तो एक मास है और जो एक्सटेंशन है स्प्रिंग में कितना है 6 सेंटीमीटर है. द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सरफेस ऑन द मून इज 1/6. द वैल्यू ऑफ द सरफेस ऑन द अर्थ, द एक्सटेंशन ऑन द स्प्रिंग ऑन द मून वुड बी. तो यहाँ पे एक चीज ध्यान रखनी है कि जो एक्सटेंशन है, ये स्प्रिंग है, करेक्ट, उस पर एक मास हमने लटकाया हुआ है. कितना है एक्सटेंशन, कितना दिया हुआ है आपको 6 सेंटीमीटर, करेक्ट. तो यहाँ पे जो फोर्स लगता है एफ इक्वल टू क्या होता है यहाँ पे माइनस के एक्स, क्या होता है माइनस के इंटू एक्स, करेक्ट. अब यहां पर x क्या है, जो उसकी डिस्प्लेसमेंट यानी कि एक्सटेंशन मान सकते हो आप x को, करेक्ट. तो ये किस फॉर्म में, ये अर्थ में. k स्प्रिंग कांस्टेंट होता है जो कि कांस्टेंट है, नेगेटिव इसलिए होता है क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में होता है. नाउ ये f1 मान लेते हैं अर्थ पे. नाउ f2 बोल रहा है, f2 ये इसको x1 मान लेते हैं, kx1, और f2 क्या हो जाएगा दैट इज k इंटू x2. नाउ जो वेट होगा उस मास का आपको पता है दैट इज f1 बाय f2, या f2 बाई f1 भी कह सकते हो आप. f1 बाई f2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा दैट इज 6, क्योंकि f1 बाई f2 जो फोर्स लगेगा, जो वेट होगा बॉडी का, ऑब्जेक्ट का अर्थ में, वो मून के 6 टाइम्स हो जाएगा. तो दैट विल बी इक्वल टू क्या हो जाएगा f1 बाई f2 यानी कि k माइनस, ध्यान रखना, माइनस k x1 बाई माइनस k x2. तो अब आपको क्या पूछा जा रहा है कि द एक्सटेंशन ऑन द मून. तो x2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, x2 इज इक्वल टू x1 बाई 6, x2 इज इक्वल टू x1 बाई 6, यानी कि जो होगा 1/6 हो जाएगा. तो 1/6 कितना होगा 6 सेंटीमीटर का, x1 कितना है 6 सेंटीमीटर, तो 6/6 यानी कि 1 सेंटीमीटर आपका आंसर आ जाएगा. तो बड़ा सिंपल सा ये भी क्वेश्चन था. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहता है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ सेकंड क्लास लेवर. तो सेकंड क्लास लेवर का एग्जांपल पूछा जा रहा है. सेकंड क्लास लेवर होता क्या है बेसिकली, सेकंड क्लास लेवर में जो आपका लोड होता है, लोड बीच में होता है. तो ऐसा किस में होता है, ऐसा होता है बो एंड एरो में तो नहीं होता है, पेयर्स ऑफ सीजर्स में नहीं होता, उसमें एंड में होता है लोड, और क्रिकेट बैट में भी एंड में लोड होता है. तो यानी कि कौन सा होगा इसका ऑप्शन सी. बॉटल ओपनर में आपने देखा होगा, जो बॉटल ओपनर होता है आपका इस तरीके से, करेक्ट. तो यहाँ पे आपका क्या हो गया, फलक्रम हो गया, लोड लगता है बीच में और एफर्ट लगता है इस साइड. तो यहाँ पे लोड बीच में है, तो बॉटल ओपनर क्लास 2 लेवर का हो जाएगा. नेक्स्ट आपके पास आता है क्वेश्चन नंबर 19. In an electric circuit, a wire of resistance 10 is used. 10 ohm मान लेते हैं इसको, 10 ohm is used. If the wire is stretched, correct, the length is doubled of its original value. The current in the circuit would become. तो ध्यान रखना, अगर वायर को आप स्ट्रेच करते हो तो आपने पढ़ा होगा कि जो R इक्वल टू होता है, R इक्वल टू रो इंटू L बाई A. नाउ R डैश जो नया रेजिस्टेंस होगा, R डैश रेजिस्टिविटी तो सेम रहेगी रो, लेंथ क्या हो जाएगी, लेंथ डबल हो जाएगा, तो 2L, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या हो जाएगा हाफ हो जाएगा. तो क्या हो जाएगा अपॉन A बाई 2. ये 2 ऊपर आ जाएगा, तो यहाँ से R डैश इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 इंटू 2 ये 4 रो L बाई A, यानी कि R डैश इज इक्वल टू 4 रो L बाई A क्या है, वो है R, 4 इंटू R, यानी कि कितना हो जाएगा 4 टाइम्स हो जाएगा ऑफ ओरिजिनल वैल्यू. तो योर ऑप्शन विल बी ऑप्शन डी. बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन था. नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है
व्हाट इज द टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द फॉलोइंग सर्किट एलिमेंट। तो आपको टोटल रेजिस्टेंस पूछा जा रहा है पूरे सर्किट का। तो यहाँ पे आप देख सकते हो दो रेजिस्टेंस, ये आर रेजिस्टेंस ये है, आर रेजिस्टेंस ये भी है, और ये दोनों किसमें, ये दोनों पैरेलल में है। तो इन दोनों का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो हो जाएगा आप कह सकते हो, इसको चलो हम R1 मान लेते हैं, इसको हम R2 मान लेते हैं। 1 ये हो गया हमारा सेकंड और ये हो गया थर्ड। तो जो दोनों का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा 1/RP मान लेते हैं, पैरेलल में जो रहे, दैट इज इक्वल टू 1/R प्लस 1/R, यानी कि दैट विल बी 1/RP या 1/RP इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1/RP इज इक्वल टू 2/R। तो पैरेलल में जो रेजिस्टेंस होगा RP इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, R/2। कितना हो जाएगा, R/2। और ये थर्ड रेजिस्टेंस जो है वो सीरीज में है, तो R इक्विवेलेंट जो होगा यानी कि वो कितना हो जाएगा, जो पैरेलल में था इन दोनों का कॉम्बिनेशन वो कितना था, R/2 प्लस सीरीज में जितना है R, तो दैट विल बी इक्वल टू 3R/2। तो द करेक्ट आंसर इज 3R/2। ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है क्वेश्चन नंबर 21। ये क्या कहता है, ये कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है। द फोर्स ऑफ ग्रेविटी ऑफ द अर्थ ऑन द मून इज ग्रेटर देन द फोर्स ऑफ ग्रेविटी ऑफ द मून ऑन द अर्थ। तो क्या ये सही है। तो देखिए दो ऑब्जेक्ट के बीच में जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा, दैट इज Gm1 इंटू M2 डिवाइडेड बाय R²। तो दोनों बॉडी जो एक दूसरे पे फोर्स लगाती हैं वो कितना लगाती हैं, इतना ही लगाती हैं, यानी कि दोनों के मास के प्रोडक्ट के इक्वल होता है और दोनों के डिस्टेंस जो होता है दोनों के बीच का उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। अब यहां पर आपको पूछा जा रहा है कि ये जो फोर्स है अर्थ जितना लगाती है, अर्थ ऑन द मून इज ग्रेटर देन मून ऑन द अर्थ। तो अर्थ मून पे ज्यादा लगाता है फोर्स और मून अर्थ पे कम फोर्स लगाता है। तो ये बिल्कुल गलत हो जाएगा, दोनों हमेशा इक्वल फोर्स लगाते हैं। तो ऑब्वियसली सेकंड ऑप्शन ये कह रहा है मून ज्यादा लगाता है और अर्थ कम लगाता है, तो ये भी गलत है। थर्ड देखते हैं क्या ऑप्शन है, द फोर्स ऑफ ग्रेविटी ऑन अर्थ इज मून आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड आर इन सेम डायरेक्शन। ये भी गलत है। मान लेते हैं ये अर्थ है और ये मून है, तो क्या होता है, दोनों अपनी तरफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगाते हैं, यानी कि जो अर्थ होगी मून पे इस तरफ फोर्स लगाएगी और जो मून होगा वो अर्थ पे अपनी तरफ फोर्स लगाएगा। तो इक्वल एंड अपोजिट होते हैं, यानी कि ऑप्शन डी विल बी करेक्ट ऑप्शन। तो आई होप कि आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एन इलेक्ट्रिक बल्ब रेटेड एज दिस। तो रेटिंग जो है इलेक्ट्रिक बल्ब की ये है, करेक्ट। तो अगर रेटिंग का मतलब आपको देखा होगा आपने किसी भी बल्ब या किसी भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस पे उसका जो पावर रेटिंग और वोल्टेज रेटिंग लिखी होती है, लेकिन हम उसको जरूरी नहीं कि उस पर ऑपरेट करें। ये कह रहा है कि 110 वोल्ट पे अगर हम ऑपरेट करें तो क्या होगा। तो आपको एक चीज ध्यान रखने की, जो पावर रेटिंग होती है, ये चीज हमेशा ध्यान रखें कि जो पावर रेटिंग होती है P इज इक्वल टू होता है V²/R। पावर इक्वल टू क्या होता है, V²/R। ये वाला फॉर्मूला हम यूज करेंगे। तो P कितना दिया हुआ यहाँ पे, P इक्वल टू दिया हुआ यहाँ पे 80 वॉट। कितना दिया हुआ, 80 वॉट इक्वल टू V² यानी कि 220 का स्क्वायर अपॉन R। R नहीं पता है हमको, तो यहाँ से हमको R पता चल जाएगा। R इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 220 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय V यानी कि 80। तो यहाँ पे हमको R की वैल्यू पता चल गई। अब क्या बोला है, दूसरी कंडीशन। अब देखो रेजिस्टेंस तो सेम रहेगा, बल्ब का रेजिस्टेंस तो चेंज नहीं होने वाला है। अब अगर हम वोल्टेज चेंज कर देते हैं तो पावर कितना होगा, तो फिर से भी वाला फॉर्मूला लगाएंगे, P इज इक्वल टू V²/R। तो V कितना बोल रहा है, 110। तो 110 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय R। R कितना हो जाएगा, 220 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 80। नाउ 80 ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, 110 का स्क्वायर यानी कि 110 इंटू 110 इंटू 80 डिवाइडेड बाय ये हो जाएगा 220 इंटू 220। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 110 इंटू 2 होता है 220, 220 2 इंटू 2 ये 4 हो जाएगा, और 4 से अगर आप कैंसिल करोगे तो ये 20 आपका आंसर आ जाएगा। तो योर आंसर विल बी 20 वॉट। तो ऑप्शन डी विल बी योर करेक्ट आंसर। तो बड़ा आसान ये क्वेश्चन भी था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 23 कहता है कि इन द डिस्पर्जन ऑफ व्हाइट लाइट बाय अ कॉमन ग्लास प्रिज्म विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। तो विच इज द करेक्ट। तो यहाँ पे बोला गया है कि इनमें से जो डेविएशन होता है, डिस्पर्जन होता है, उसमें कौन सा करेक्ट है। तो रेड लाइट डेविएट्स मोस्ट बिकॉज द रेड लाइट हैज हाईएस्ट स्पीड इन प्रिज्म। बिल्कुल गलत है, रेड लाइट सबसे कम डेविएट होती है, तो इसका ध्यान रखेंगे आप। रेड लाइट सबसे कम डेविएट होती है, तो ऑप्शन ए भी गलत है, ऑप्शन सी भी गलत है, क्योंकि कह रहा है रेड लाइट डेविएट्स द मोस्ट।
मोस्ट तो नहीं होती। अब यहाँ पे ब्लू लिखा हुआ है, एक्चुअल में दोनों केसेस में ब्लू लिखा हुआ है, तो इनमें से एक ऑप्शन हमको सही मानना पड़ेगा। वैसे वायलेट लाइट जो होती है, वायलेट लाइट वो सबसे ज्यादा डेविएट होती है, लेकिन यहाँ पे ब्लू लिखा हुआ है तो हमको ब्लू को ही लेके चलना पड़ेगा। वायलेट के बाद ब्लू का ही नंबर आता है, तो ब्लू लाइट डेविएट्स द मोस्ट बिकॉज ब्लू लाइट हैज हाईएस्ट स्पीड इन द प्रिज्म। ये भी गलत है। जितनी ज्यादा स्पीड होगी किसी लाइट की, उसकी डेविएशन जो है उतना कम होगा। ये चीज आपको हमेशा ध्यान रखना है। डेविएशन डिपेंड करता है, जो स्पीड होती है वो डेविएशन पे डिपेंड करता है। डेविएशन ज्यादा होगा, स्पीड कम होगी, डेविएशन कम होगी, स्पीड ज्यादा होगी, ध्यान रखना। तो इसका कौन सा ऑप्शन होगा? ऑप्शन डी, ब्लू लाइट डेविएट्स द मोस्ट बिकॉज ब्लू लाइट हैज द लोएस्ट स्पीड इन द प्रिज्म। तो ऑप्शन डी विल बी योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? विच वन अमंग द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर द स्पीड ऑफ साउंड इन अ गिवन मीडियम? इनमें से कौन सा सही है? स्पीड ऑफ साउंड रिमेन सेम इन ऑल द फ्रीक्वेंसी एट ऑल द फ्रीक्वेंसी। तो ये कह रहा है कि जो स्पीड ऑफ साउंड है वो सारी फ्रीक्वेंसीज के लिए सेम रहती है। तो दिस इज करेक्ट आंसर, ये सही कह रहा है। स्पीड ऑफ साउंड इज फास्टर एट हायर फ्रीक्वेंसी, ये गलत है। ये भी गलत है, स्लोअर एट हायर फ्रीक्वेंसी एंड स्पीड ऑफ साउंड इज स्लोअर एट हायर वेवलेंथ, ये भी गलत है। स्पीड ऑफ साउंड जो है वो फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड नहीं करता है, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। तो योर आंसर विल बी ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग टेलीस्कोप कंटेन्स ओनली मिरर्स? कौन से टेलीस्कोप में केवल और केवल मिरर्स होते हैं? तो एक्चुअल में इसका आंसर हो जाएगा न्यूटोनियन टेलीस्कोप। न्यूटोनियन टेलीस्कोप, क्योंकि न्यूटन ने टेलीस्कोप बनाए थे जो कि केवल और केवल किस पे बेस्ड थे? रिफ्लेक्शन पे बेस्ड थे, और उनमें केवल और केवल क्या होता है? रिफ्लेक्शन होता है। उनमें केवल मिरर्स होते हैं, वो इसलिए क्योंकि जो लेंसेज होते हैं उनमें क्या होता है? शिफ्ट की वजह से उनमें जो कलर होता है वो आपको करेक्टली मिलता नहीं है, तो इसकी वजह से आपको न्यूटोनियन टेलीस्कोप न्यूटन ने बनाया था, जो कि केवल और केवल मिरर जिसमें होते हैं। तो आई होप कि आपको ये चीज समझ में आ गया होगा। तो इसको हम रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप भी कहते हैं, रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप। रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप क्या होता है? जिनमें केवल और केवल मिरर्स होते हैं। तो ये सबसे पहले किसने बनाया था? न्यूटन ने बनाया था। तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। सो दिस इज ऑल इन दिस वीडियो। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है तो आप मुझे कमेंट्स में क्वेश्चन पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम ऐसे कुछ और क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। इसके अलावा अगर आपको फिजिक्स के लेक्चर्स देखना है तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देता हूं, आप फिजिक्स से रिलेटेड सारे लेक्चर्स देख सकते हैं। सो सी इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू वेरी मच।